देखिए, सोचने वाली बात है ना कि सालों की मेहनत, रातों की नींद और एक एग्जाम पर टिका कितने ही युवाओं का पूरा भविष्य। लेकिन तब क्या हो जब पता चले कि किसी ने उस पूरे सिस्टम का ही ताला खोल लिया है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही। वही तो, इसी सवाल के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू एआई रेडियो। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के 16 मई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव के साथ। सही बात है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ओ हाँ, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपका फीडबैक और सजेशंस हमें और बेटर कंटेंट बनाने में हेल्प करते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। बिल्कुल। आज की हमारी ये मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफिंग उन सभी लिसनर्स के लिए है जो टाइम की कमी के बावजूद दुनिया को थोड़ा गहराई से समझना चाहते हैं। देश की इंटरनल प्रॉब्लम से लेकर इकोनॉमी का हिसाब किताब और जियो पॉलिटिक्स तक हम सारे सोर्सेस को क्रोनोलॉजिकल तरीके से डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे पहले मुद्दे पर आते हैं जो देश के एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा है। हाँ, नीट यूजी 2026 एग्जाम में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि अब री एग्जाम 21 जून को होगा। अच्छा। और इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अगले साल से ये एग्जाम पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी हो जाएगा। ओ, यानी फिजिकल ओएमआर शीट वाला सिस्टम कंप्लीटली खत्म। बिल्कुल, क्योंकि सोर्सेज बता रहे हैं कि इस बार जो पेपर लीक हुआ ना, उसका मेन रीजन फिजिकल ओएमआर शीट ही थी। सीबीआई ने पुणे के केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी और उनकी सहायक मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो मास्टरमाइंड्स पकड़े गए हैं। हाँ, कुलकर्णी को ही इस पूरे लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। अब देखिए, यहाँ मुद्दा सिर्फ एक एग्जाम का नहीं बचा है। एनटीए हर साल करोड़ों बच्चों के एग्जाम्स करवाता है, तो जब इतने बड़े लेवल पर ऐसी सेंधमारी होती है तो पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठना लाजमी है। सही कहा आपने। और इसी पर ऑपोजिशन ने भी चिंता जताई है। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खेरी के एक छात्र की आत्महत्या का जिक्र करते हुए इसे सीधे युवाओं के भविष्य के लिए खतरा बताया है। हाँ, वो घटना तो बहुत ही दुखदाई है। बिल्कुल, हम यहाँ किसी पॉलिटिकल बहस में नहीं पड़ रहे हैं, पर फैक्ट तो यही है कि फिजिकल पेपर को प्रिंटिंग प्रेस से एग्जाम सेंटर तक कई हाथों से गुजरना पड़ता है। एग्जैक्टली, कई हाथों से। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ओएमआर शीट उस पुराने ताले की तरह हो गई जिसकी चाबी रास्ते में कोई भी मास्टर की से खोल लेता है। अब सरकार इसे सीबीटी में बदल रही है जो एक डिजिटल तिजोरी की तरह है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या सीबीटी सच में इस माफिया को रोक पाएगा? देखिए, सीबीटी से फिजिकल लीक का खतरा तो डेफिनेट तौर पर कम होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स एन्क्रिप्टेड होते हैं और एग्जाम शुरू होने के ठीक पहले ही डिकोड होते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन डिजिटल सिस्टम्स के भी अपने अलग रिस्क्स होते हैं ना, जैसे सर्वर हैकिंग हो गई या प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर का यूज या सेंटर पर ही स्क्रीन शेयरिंग जैसी धांधली हो जाए। राइट, यानी कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता। एग्जैक्टली। असली जरूरत ट्रांसपेरेंसी की है और उन संस्थाओं की कड़ी निगरानी की है जो ये एग्जाम्स करवाती हैं। सही बात है। और जब सिस्टम पर भरोसे की बात आती है तो प्रशासन और नागरिकों के बीच का रिलेशन बहुत अहम हो जाता है। और इसी से जुड़ी हमारी दूसरी बड़ी खबर यूपी से है। हाँ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। राइट, ये नोएडा वाला केस है जहां कुछ मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रशासन ने उन पर एनएसए लगाने की या उन्हें टेररिस्ट और लेफ्ट विंग समर्थक कहने की कोशिश की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन बहुत ही स्ट्रांग था। कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि भाई, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे मजदूरों पर आप टेररिस्ट का थप्पा नहीं लगा सकते। ये तो एकदम क्लियर और कड़ी टिप्पणी है। बिल्कुल। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था आर्टिकल 43 का हवाला। संविधान का ये अनुच्छेद स्टेट को निर्देश देता है कि वो मजदूरों के लिए एक लिविंग वेज यानी निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करे। अच्छा, पर एक सेकंड, अगर हम थोड़ा प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है ना। हाँ, वो तो है ही। तो कई बार प्रोटेस्ट्स वायलेंट हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें ऑर्डर लाने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने ही पड़ते हैं। देखिए, प्रशासन का काम शांति बनाए रखना है, यह आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये समझा रहा है कि विरोध या असहमति को सीधे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा मान लेना गलत है। मतलब आवाज दबाने को ही डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं बनाना चाहिए। एग्जैक्टली। लिविंग वेज की मांग करना कोई क्राइम नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है। जब कोई स्टेट अपनी बेसिक जिम्मेदारी पूरी करने में स्ट्रगल करता है तो टेंडेंसी ये होती है कि आवाज को ही दबा दो। सही कहा। और इसी टेंडेंसी को चेक करना कोर्ट का काम है।
अब जस्टिस ऑफ बैलेंस की बात हो ही रही है, तो एमपी हाई कोर्ट के एक बड़े फैसले पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। हाँ, ये धार जिले में जो भोशाला परिसर और कमाल मौला मस्जिद का विवाद था, उस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। राइट। कोर्ट ने इस डिस्प्यूटेड साइट को देवी वाग्देवी यानी सरस्वती का मंदिर माना है। बिल्कुल। और उसके साथ ही हिंदू समुदाय को वहां पूजा करने की अनुमति दे दी गई है, जबकि मुस्लिम समुदाय के दावों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हम यहाँ परफेक्टली न्यूट्रल रहकर बस फैक्ट्स बता रहे हैं। ये लंबा चलने वाला कानूनी विवाद अब एक नए मुकाम पर आ गया है। तो चलिए अब देश की इन इंटरनल खबरों से आगे बढ़कर उस इकोनॉमी के मैथमेटिक्स को समझते हैं जो हम सबकी जेब पर सीधा असर डालता है। हाँ, और इकोनॉमी की सबसे बड़ी खबर पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर है। लगभग 4 साल में पहली बार इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। एग्जैक्टली। पूरे देश में दाम 3 रुपए पर लीटर बढ़ा दिए गए हैं। और इसका जो मेन रीजन है वो वेस्ट एशिया का युद्ध और वहां का जियोपॉलिटिकल टेंशन है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी ओएमसीज को लगभग 1000 करोड़ रुपए का डेली नुकसान हो रहा था। वेट, 1000 करोड़ डेली? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्योंकि सरकार ने इसके साथ पेट्रोल एक्सपोर्ट पर 3 रुपए पर लीटर का विंडफॉल टैक्स भी लगा दिया है। ऑपोजिशन और बाकी पार्टीज तो क्रिटिसाइज कर रही हैं कि इलेक्शन के तुरंत बाद बोझ आम आदमी पर डाल दिया। देखिए, इसमें थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। वही तो मेरा एक सवाल है। अगर ओएमसीज को डेली 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो 3 रुपए की बढ़ोतरी से उनको महीने का करीब 4449 करोड़ रुपए का ही एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा। हाँ, मैथमेटिकली यही बनेगा। तो 30,000 करोड़ के मंथली नुकसान के आगे ये 4500 करोड़ की रिकवरी तो एक बहुत छोटे से बैंडेड जैसी नहीं लगती। इससे क्या ही ठीक होगा? आपने कैलकुलेशन एकदम सही पकड़ी है। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि अंडर रिकवरी को 50% तक कवर करने के लिए भी कम से कम 10 रुपए की हाइक की जरूरत थी। तो फिर 10 रुपए क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि सरकार यहाँ एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बना रही है। अगर एक साथ 10 रुपए दाम बढ़ा दिए जाएं, हाँ। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई आसमान छूने लगेगी। ओह अच्छा, तो पब्लिक को डायरेक्ट शॉक ना लगे इसलिए धीरे धीरे पास कर रहे हैं। एग्जैक्टली। समझ गई। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब तेल कंपनियों को इतना नुकसान हो रहा है, तो सरकार ये विंडफॉल टैक्स क्यों लगा रही है? और ये विंडफॉल टैक्स आखिर होता क्या है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। विंडफॉल टैक्स वो टैक्स होता है जो सरकार तब लगाती है जब किसी कंपनी को अचानक बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के बहुत भारी मुनाफा होने लगे, जैसे अभी इस ग्लोबल क्राइसिस की वजह से। पर एक मिनट, जब नुकसान हो रहा है तो मुनाफा कैसा? ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? यही तो कैच है। असल में इंडिया में 2 तरह की रिफाइनरीज हैं। सरकारी तेल कंपनियां जो डोमेस्टिक मार्केट में सस्ते में तेल बेचकर नुकसान उठा रही हैं। राइट। और दूसरी यहाँ प्राइवेट रिफाइनरीज। ये प्राइवेट कंपनीज इंडिया में तेल बेचने के बजाय उसे इंटरनेशनल मार्केट में महंगे दामों पर एक्सपोर्ट कर रही हैं और बहुत प्रॉफिट कमा रही हैं। अच्छा, तो ये गेम है। हाँ, तो सरकार ने इस एक्सपोर्ट पर ही विंडफॉल टैक्स लगाया है ताकि उनके उस अचानक हुए मुनाफे का एक हिस्सा देश के काम आ सके, और साथ ही इसलिए भी ताकि ये प्राइवेट कंपनीज मजबूरन डोमेस्टिक मार्केट में भी तेल सप्लाई करें। कमाल की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है ये तो। और जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो ही रही है, तो एक और बहुत दिलचस्प खबर है हमारे पास। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स यानी माल निर्यात में शानदार उछाल आया है। बिल्कुल। रेड सी में क्राइसिस और शिप्स पर लगातार हो रहे हमलों के बावजूद अप्रैल 2026 में इंडिया का एक्सपोर्ट 14% बढ़कर $43.6 बिलियन हो गया है। ये वाकई कमाल है। और ट्रेड डेफिसिट भी 30% कम हुआ है। पर ये हुआ कैसे? जब सुएज कनाल वाला रास्ता अनसेफ हो गया, तो शिप्स को पूरा अफ्रीका क्रॉस करके जाना पड़ रहा है। इससे टाइम और कॉस्ट दोनों बढ़ गए। लेकिन हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स ने इसका हल डाइवर्सिफिकेशन में निकाला। यानी उन्होंने ट्रेडिशनल वेस्टर्न मार्केट्स पर डिपेंड रहने के बजाय नए मार्केट्स खोज लिए। एग्जैक्टली। उन्होंने नए देश टारगेट किए, जैसे श्रीलंका में हमारा एक्सपोर्ट 215% बढ़ा है, सिंगापुर में 179% और वियतनाम में 53%। क्या बात है। मतलब जब एक दरवाजा बंद हुआ तो स्मार्टली नए दरवाजे खोल दिए गए। एग्जैक्टली। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में आपकी स्मार्टनेस हमेशा काम नहीं आती। कई बार बाकी देशों की पॉलिसी रुकावट बन जाती है। हाँ, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ही हाल देख लीजिए। वो यहाँ तो टॉक्स लगभग फाइनल स्टेज में थे ना? थे, लेकिन यूके ने 1 जुलाई से अचानक अपने ड्यूटी फ्री स्टील इंपोर्ट कोटा में 60% की कटौती कर दी है, और इस कोटा के ऊपर जो भी स्टील इंपोर्ट होगा उस पर सीधा 50% का टैरिफ लगा दिया। पर कॉमर्स सेक्रेटरी का तो कहना है कि एफटीए टॉक्स के दौरान इस नियम का कोई जिक्र ही नहीं था।
तो कोई देश अचानक से एक तरफा नियम बनाकर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट को ऐसे कैसे फंसा सकता है? यही डिप्लोमेसी की सबसे कॉम्प्लेक्स रियलिटी है। यूके ये कदम अपनी डोमेस्टिक स्टील स्ट्रेटेजी के तहत उठा रहा है ताकि वो अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचा सके। उनकी पहली प्रायोरिटी उनका अपना देश है। राइट। लेकिन इसका कोलैटरल डैमेज इंडिया जैसे देशों के साथ उनके ट्रेड रिलेशंस पर पड़ता है। अब दोनों पक्ष मिलकर एक क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है। अब जब हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी की बात कर ही रहे हैं, तो इंडिया की बैकबोन यानी फार्मर्स को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने खरीफ फसलों के लिए सरकार द्वारा घोषित नए एमएसपी का विरोध शुरू कर दिया है। हाँ, और सोर्स के मुताबिक किसान 27 से 31 मई तक प्रोटेस्ट करने वाले हैं। उनकी मेन डिमांड वो स्वामीनाथन कमीशन का C2+50% फॉर्मूला है, राइट? हाँ, जिसके तहत वो धान के लिए 3,243 रुपए पर क्विंटल का प्राइस मांग रहे हैं। थोड़ा रुकिए, हमारे लिसनर्स को ये C2+50% फॉर्मूला समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? और बहुत सिंपल है। देखिए, जब एक किसान फसल उगाता है तो उसकी एक डायरेक्ट लागत आती है, जैसे बीज, खाद और पानी का खर्च। इसे A2 कहते हैं। अगर उसमें किसान की खुद की और उसके परिवार की मेहनत का कॉस्ट जोड़ दिया जाए तो वो A2+FL बन जाता है। और सरकार जनरली इसी के आधार पर एमएसपी तय करती है। जी हाँ, लेकिन किसान जिस C2 की डिमांड कर रहे हैं वो एक कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट है। इसमें बीज, खाद और मेहनत के अलावा जमीन का किराया और खेती में लगाई गई पूंजी पर ब्याज भी जोड़ा जाता है। अच्छा, तो किसान चाहते हैं कि इस पूरी C2 लागत के ऊपर उन्हें 50% का मुनाफा मिले। एग्जैक्टली, ताकि वो भी एक लिविंग वेज कमा सकें और एक सम्मानजनक जिंदगी जी सकें। ये तो सीधे तौर पर हमारी उसी चर्चा से जुड़ गया जो हमने शुरू में यूपी के मजदूरों के बारे में की थी। दोनों ही जगह लोग एक बेसिक डिग्निफाइड लाइफ की डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा आपने। और अब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से निकलकर फ्यूचर टेक इकोनॉमी की बात करें तो भारी उद्योग मंत्रालय ने एक अहम कदम उठाया है। राइट, वो रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम ना? उसकी बिडिंग डेडलाइन अब 29 जून तक बढ़ा दी गई है। हाँ, और ये 7,280 करोड़ रुपए की एक मैसिव स्कीम है। लेकिन ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि आज की मॉडर्न इकोनॉमी उन्हीं पर टिकी है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोटर्स देख लीजिए, बड़े विंड टर्बाइन्स, स्मार्टफोन्स या इवन एडवांस्ड डिफेंस इक्विपमेंट, इन सब में इन मैग्नेट्स का यूज होता है। ओह, मतलब इनके बिना ग्रीन टेक का सपना अधूरा है। पर प्रॉब्लम क्या है अभी? प्रॉब्लम यह है कि इस पूरी सप्लाई चेन और रिफाइनिंग पर अभी चाइना की मोनोपोली है। इंडिया की ये स्कीम उसी सप्लाई चेन में आत्मनिर्भरता हासिल करने का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है, ताकि कल को कोई भी देश हमें टेक के नाम पर ब्लैकमेल ना कर सके। सही बात है। और चाइना के इसी दबदबे और ग्लोबल डोमिनेंस से हम सीधा जियोपॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त अलाइनमेंट बहुत तेजी से बदल रहा है। हाँ, और इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 50 देशों की यात्रा बहुत अहम है। उनका पहला पड़ाव यूएई था, जहां उन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। और इस मुलाकात में दो बहुत ही क्रूशल एग्रीमेंट्स हुए। पहला एक डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट था और दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए 30 मिलियन बैरल के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का MOU। बिल्कुल, हमारा देश अपने तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, तो किसी भी ग्लोबल क्राइसिस या युद्ध के टाइम पर ये रिजर्व हमारी इकोनॉमी को रुकने नहीं देगा। लेकिन मुझे जो सबसे सरप्राइजिंग लगा वो था डिप्लोमेटिक स्टैंड। पीएम ने ईरान द्वारा यूएई पर हुए रीसेंट अटैक्स की कड़ी निंदा की और उन्हें अनएक्सेप्टेबल बताया। ये स्टेटमेंट काफी स्ट्रांग था। वही तो, इंडिया हमेशा मिडिल ईस्ट में बैलेंस बना के चलता है। ईरान के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, तो यूएई के सपोर्ट में इतना क्लियर स्टैंड लेना ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक अग्रेसिव शिफ्ट दिखाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है ना, वो सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि ब्रिक्स जैसे बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स को भी इफेक्ट कर रहा है। राइट, अभी हाल ही में ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी वहां। हाँ, वहाँ फिलिस्तीन के मुद्दे पर तो सब एक सुर में नजर आए। ब्रिक्स ने 1967 के बॉर्डर्स और ईस्ट जेरूसलम को कैपिटल मानते हुए एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट को सपोर्ट किया है। लेकिन जहां तक मुझे याद है, इस एकता की पोल मीटिंग रूम के अंदर ही खुल गई थी जब ईरान और यूएई आमने सामने आ गए थे। एग्जैक्टली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और रेड सी में शिप्स की आवाजाही पर दोनों देशों के बीच खुली झड़प हो गई। ईरान उस इलाके को अपना मानता है, जबकि यूएई उन हूथी रेबल से परेशान है जिन्हें ईरान का सपोर्ट मिलता है। और इस इंटरनल क्लैश का नतीजा क्या रहा? नतीजा ये हुआ कि ब्रिक्स का कोई जॉइंट स्टेटमेंट आ ही नहीं सका, सिर्फ एक चेयर स्टेटमेंट जारी हो पाया।
ये इंसिडेंट क्लियर करता है कि जब मेंबर्स के अपने कोर इंटरेस्ट्स आपस में टकराते हैं तो ब्रिक्स जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिमिट्स तुरंत सामने आ जाती हैं। सही कहा आपने। और अब बात करते हैं दुनिया के दो सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल जायंट्स की, यूएस और चाइना। बीजिंग में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच एक बड़ा समिट हुआ है। और ट्रंप इसे अपनी एक बड़ी जीत की तरह पेश कर रहे हैं। उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने कई शानदार ट्रेड एग्रीमेंट्स लॉक किए हैं, जैसे यूएस बीफ का एक्सपोर्ट और कुछ चाइनीज कंपनीज को एडवांस्ड यूएस चिप्स खरीदने की परमिशन। हाँ, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि पर्दे के पीछे की कहानी बिल्कुल अलग है। वही जो रियल इश्यूज थे, जैसे ताइवान को यूएस वेपन्स की सेल और रेयर अर्थ मिनरल्स पर चाइना का एक्सपोर्ट कंट्रोल, उन पर तो कोई भी सहमति नहीं बन पाई। बिल्कुल नहीं बनी। और इसीलिए ये कहना गलत होगा कि ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर है। ये एक्चुअली 21वीं सदी की टेक और मिलिट्री सुप्रीमेसी की टक्कर है। तो ये कहाँ तक जा सकती है लड़ाई? इसे समझने के लिए हमारे सोर्स मटेरियल में थुसिडिडीज ट्रैप का रेफरेंस दिया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हिस्ट्री में जब भी कोई तेजी से उभरती हुई शक्ति, जैसे आज का चाइना, किसी पहले से स्थापित महाशक्ति जैसे अमेरिका को चैलेंज करती है, तो वॉर या सिवियर क्लैश का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, इसे थुसिडिडीज ट्रैप कहते हैं। हाँ, और शी जिनपिंग का जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी वाला बयान आया है, वो साफ इशारा है कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही, यानी सिर्फ अमेरिका की चलेगी ऐसा नहीं है। चाइना अब बैक सीट पर बैठकर वेट नहीं करेगा। तो इस सब का इंडिया पर क्या असर पड़ने वाला है? इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और चैलेंज दोनों है। अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि दुनिया चाइना के अलावा ऑप्शंस ढूंढ रही है, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। हाँ, वही चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, जिसका फायदा अभी हमने ट्रेड डेफिसिट कम होने में देखा। एग्जैक्टली। पर चैलेंज ये है कि इन दो जायंट्स की टक्कर में इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखनी होगी। हम किसी एक कैंप में कंप्लीटली नहीं जा सकते। ये बहुत ही पॉइंट की बात है। खैर, जियोपॉलिटिक्स के इस टेंशन से निकलकर अब जरा ग्लोबल हेल्थ और रीजनल पीस पर आते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के इतूरी प्रोविंस से एक डराने वाली खबर है। हाँ, वहाँ एबोला का नया आउटब्रेक कंफर्म हुआ है और फिगर्स काफी सीरियस हैं। अब तक 246 सस्पेक्टेड केसेस में से 65 लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़े हमें एक जमीनी हकीकत याद दिलाते हैं। हम यहाँ एआई, ट्रेड वॉर्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया का पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कितना फ्रैजाइल है। एक लोकल आउटब्रेक पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स हिला सकता है। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। चलिए, अब इस चर्चा का एंड हम दो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज से करते हैं। पहली खबर मणिपुर से आई है, जहां आखिरकार शांति की एक किरण दिखाई दी है। 28 अगवा किए गए नागा और कुकी नागरिकों को सेफ रिलीज कर दिया गया है। ये बहुत रिलीफ वाली बात है। और सबसे खास बात यह है कि ये रिलीज किसी पुलिस या मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं हुई। अच्छा, तो कैसे हुई? ये चर्च के लीडर्स और सिविल सोसाइटी की कंटिन्यूअस अपील्स के बाद पॉसिबल हो पाया है। इसकी वजह से कांगपोकपी और सेनापति डिस्ट्रिक्ट्स में जो टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वो अब थोड़ा शांत हुआ है। ये प्रूफ है कि जब प्रशासन काम नहीं कर पाता तो ग्राउंड लेवल पर लोकल लीडर्स और आम लोग शांति बनाने में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और आखिरी खबर मौसम विभाग की तरफ से है। मॉनसून का नया फोरकास्ट आ गया है। जी हाँ, और इस बार मॉनसून अपने शेड्यूल से पहले यानी 26 मई तक ही केरला कोस्ट पर हिट कर सकता है। 2009 के बाद ये सबसे जल्दी आने वाला मॉनसून होगा। ये तो किसानों और इकोनॉमी दोनों के लिए संजीवनी बूटी जैसा है। बिल्कुल। भयानक गर्मी के बीच समय पर बारिश होने से खरीफ फसलों की बुवाई टाइम पर हो पाएगी। इसका सीधा असर मार्केट में महंगाई कम होने पर पड़ेगा और किसानों की इनकम भी सुधरेगी। ये वापस उसी एमएसपी वाले इशू से जुड़ जाता है। सही बात है। अब अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो एक बात क्लियर है, ये सारी खबरें अलग अलग नहीं हैं। एक तरफ किसान C2+ 50% की मांग कर रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ रेड सी का क्राइसिस उन फसलों और बाकी एक्सपोर्ट्स की सप्लाई चेन इफेक्ट कर रहा है। यूके की इंटरनल पॉलिटिक्स हमारे एफटीए को रोक रही है और चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स पर अपना दबदबा बनाकर बैठा है। आज के टाइम में खासकर उनके लिए जो इन विषयों को डीपली पढ़ रहे हैं, इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करना ही असली स्किल है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने ये डॉट्स कनेक्ट किए हैं। आज हमने देखा कि कैसे महाशक्तियां एक नए थ्यूसिडीज ट्रैप की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे में इस गहरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल। जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है
सप्लाई चेन्स और रेयर अर्थ्स नए हथियार बन रहे हैं, तो क्या हमारी अपनी इंटरनल सिस्टम्स, जैसे ये बार बार लीक होने वाले हमारे एग्जाम सिस्टम्स, क्या वो हमें फ्यूचर के इन ग्लोबल चैलेंजेस के लिए तैयार कर पाएंगे? इस पर जरूर सोचिए। बहुत ही विचारणीय प्रश्न है ये। आज की इस विस्तृत चर्चा में मेरे साथ जुड़ने और इन तमाम मुद्दों को एनालाइज करने के लिए आपका और हमारे सभी लिसनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इस डीप डाइव का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और सबसे जरूरी सवाल पूछते रहिए।